हेलो स्टूडेंट्स, आज ये जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं आपके लिए बहुत ज़रूरी है और पूरा अच्छे तरीके से देखना है। वो इसलिए कि ये जो चैप्टर हम अब करवाएंगे वो आपको इस क्लास में तो काम आएगा ही, सबसे ज़्यादा प्रश्न और उत्तर भी आपको इसमें से ही आएंगे, लेकिन आने वाली बड़ी क्लासेस में भी इसमें जो जानकारी आपको दी जाएगी वो काम आने वाली है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है संकेत यंत्र, यानी कि सिग्नल देने वाला मैकेनिज्म, सिग्नलिंग डिवाइस इसको हम कह सकते हैं। तो आखिर ये इतना ज़रूरी क्यों है और आखिर होता क्या है ये सिग्नल मैकेनिज्म, सिग्नलिंग डिवाइस क्या होते हैं और किस काम आते हैं? तो इसको हम एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं कि ट्रैफिक पुलिसमैन जब उनको ट्रैफिक रोकना है तो इस तरह से अपने हैंड का सिग्नल देते हैं, हाथ का सिग्नल देते हैं, और इसका क्या मतलब होता है कि ट्रैफिक को रुकना है। तो उन्होंने एक बात कम्युनिकेट की, अपनी एक बात पहुंचाई कि ट्रैफिक को रुकना है, और कैसे पहुंचाई? इस हैंड के सिग्नल के द्वारा। तो ये तो एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल हुआ सिग्नल से अपनी बात कम्युनिकेट करने का, लेकिन ऐसे बहुत सारे संकेत यंत्र, बहुत सारा ऐसा मैकेनिज्म सिग्नल को देने और लेने का डेवलप किया गया जिससे कि हम आसानी से अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचा सकें। तो आखिर शुरुआत कैसे हुई? कौन सा था पहला संकेत यंत्र? ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। नाम सेमाफोर। फर्स्ट जो संकेत यंत्र था हमारा वो सेमाफोर था, जिसमें इस तरह से मूवमेंट्स का यूज़ किया जाता था, जैसे कि आपको साइड में वीडियो में देख रहा है। अलग अलग जो जेस्चर्स हैं, अलग अलग मूवमेंट्स जो हैं वो अलग अलग सिग्नल देती थी, जैसे कि ए जो पोजीशन है उसमें अलग सिग्नल था या बी पोजीशन में अलग सिग्नल था। तो ये तो बहुत ही आसान हुआ, और रेलवे सिग्नल इसी तरह से दिए जाते थे। और आज की जो ट्रैफिक लाइट्स हैं वो भी एक्चुअली यही सिस्टम है, यही सिग्नल देने का डिवाइस है। जैसे कि रेड लाइट से आपको पता होता है कि स्टॉप, आपको रुकना है, ट्रैफिक को रुकना है। येलो लाइट कुछ और कम्युनिकेट करती है, ग्रीन लाइट कुछ और कम्युनिकेट करती है। तो ये तीनों जो डिफरेंट लाइट्स हैं तीन अलग सिग्नल देती हैं, स्टॉप, बी रेडी और गो कि चलना है। तो इस तरह से ये भी एक सिग्नलिंग सिस्टम है जो कि किस पर आधारित है? सेमाफोर पर ही आधारित है। तो अब हम इससे आगे की बात करते हैं, और आगे हम क्या बात करेंगे? किसके बारे में? टेलीग्राफ के बारे में। टेलीग्राफ आपने देखा नहीं होगा, आपको साइड में उसकी फ़ोटो ज़रूर दिख रही होगी, लेकिन आपने इस तरह से देखा नहीं होगा। बस आपको ये बात याद रखनी है कि ये सैमुअल मोर्स थे, उन्होंने इसका आविष्कार किया था। और ये कोड्स होते थे, कोड्स में सिग्नल जाते थे, मतलब कि इस भाषा में नहीं, जिस तरह से हम बोल रहे हैं हर एक शब्द के लिए या कोई भी चीज़ कम्युनिकेट करनी होती थी तो उसके लिए कोड होता था, जिसको मोर्स कोड, उन्हीं के नाम पर कहा गया, मोर्स कोड कहा जाता था। उनको डी कोड करते थे और हमें संदेश जो है वो प्राप्त होता था। तो आजकल इनका यूज़ नहीं होता है। अब हम आगे बात करते हैं एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ की, और वो है टेलीफोन। अब यहाँ आपको याद रखना है कि हम आपके मोबाइल फ़ोन्स की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं टेलीफोन की। तो उसमें डिफरेंस क्या था कि टेलीफोन में एक वायर जो होती है, हमेशा वायर कनेक्ट होती है। तो अब आप ये देखो क्या जादू की चीज़ है कि आप जो है उसका रिसीवर जिससे आप बात कर सकते हो, तो वो जब आप कान पर लगाते हो, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जब रिसीवर हम कान पर लगाते हैं तो तार के माध्यम से ही जो आपका साउंड, आपकी आवाज़ है वो दूसरी जगह पर पहुँच जाती है। यानी कि उसमें केबल, एक वायर लगा होता था, जो कि मोबाइल फ़ोन में नहीं होता है। तो आवाज़ कैसे ट्रैवल करती थी? उस वायर सिस्टम के थ्रू ट्रैवल करती थी। अब इसका आविष्कार किसने किया? नाम बहुत आसान है, क्या है? सर ग्राहम बेल। उन्होंने आविष्कार किया, और सबसे पहले उनके जो असिस्टेंट थे उन्होंने फ़ोन करके उनको बोला वॉटसन कमरे में आ जाओ। लेकिन टेलीफोन के साथ एक और नाम जुड़ता है, वो है साइंटिस्ट थॉमस एल्वा एडिसन का, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार भी किया था। तो आखिर उनका नाम क्यों जुड़ता है? क्योंकि उन्होंने टेलीफोन में और सुधार किए, और जो हम हेलो बोलते हैं फ़ोन उठाते ही, वो उन्होंने ही शुरुआत की थी। सबसे पहले उन्होंने ही हेलो बोला और उसके आगे कंटिन्यू रहा, हम इसी तरह से हेलो करने लगे फ़ोन उठाकर। तो फ़ोन जो है वो हमारे मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन में डिफरेंस है। अब मोबाइल फ़ोन आपको याद रखना है कि मोबाइल फ़ोन किस तरह से चलते हैं। वो
वायरलेस सिस्टम है। और ये इनफैक्ट ये जो आप वीडियो देख रहे हो, अब तो स्मार्टफोन्स भी आ गए हैं, जो आप वीडियो देख रहे हो वो स्मार्टफोन पर आप देख सकते हो। और वो किस तरह से चलते हैं, वो चलते हैं इंटरनेट के थ्रू। तो ये भी एक सिग्नलिंग सिस्टम है। आप ये सोचो कि कभी हम बहुत दूर जाते हैं, पहाड़ी एरिया पर जाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि वॉइस क्रैक होती है, आवाज़ नहीं आती, तब भी हम ये कहते हैं ना कि यहाँ पर सिग्नल नहीं है, नेटवर्क सिग्नल प्रॉपर नहीं, यानी कि उसको संकेत पूरे नहीं मिल रहे। तो ये भी एक सिग्नलिंग सिस्टम है। और इंटरनेट ने तो अब क्या किया है, जो सिग्नल डिवाइसेस हैं, ये जो सिग्नल मैकेनिज्म है, उसकी दुनिया को बहुत बड़ा कर दिया है। आप क्या क्या नहीं कर सकते हो इंटरनेट के माध्यम से। जैसे कि मैंने कहा, आप ये वीडियो देख रहे हो, बहुत सारी स्टोरी सुन सकते हो, गाने सुन सकते हो। तो इस तरह से स्मार्टफोन जो कि इंटरनेट से चल रहा है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स जो कि इंटरनेट से चल रहे हैं, उसने इस पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। तो अभी हम बहुत आगे चले गए, इंटरनेट के पास आ गए, थोड़ा सा और हम पीछे चलते हैं, पीछे चलेंगे और क्या आपको बताते हैं एक फैक्स मशीन के बारे में। अब ये भी हो सकता है कि आपने देखी नहीं हो, ये जो आपको साइड में दिख रही है ये है फैक्स मशीन। पहले इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल कम हो गया है। आखिर काम क्या करती थी ये फैक्स मशीन? मान लो मुझे एक लेटर भेजना है, मेरे पास फैक्स मशीन है, और कहाँ तक भेजना है, किसी और मेरे अपने फ्रेंड को या किसी को जिसके पास फैक्स मशीन है, तो मैं वो लेटर अपने फैक्स मशीन में अब एक मैकेनिकल डिवाइस से डालती थी, और वही सेम उसकी जो कॉपी है वो सिग्नल के माध्यम से वहाँ पर निकलती थी। तो बिल्कुल जादू वाली चीज़ लगती थी। लेकिन अब तो मैंने कहा इंटरनेट के थ्रू इससे भी और आगे की चीज़ें हो जाती हैं, तो फैक्स मशीन का यूज़ धीरे धीरे कम हो गया। अब हम बात करते हैं कैमरा की। कैमरा स्टिल फोटोग्राफ्स भी ले सकता है या फिर मूविंग, जो तुमको वीडियोस दिखते हैं वो दोनों काम कर सकता है। तो इसका आविष्कार हुआ लगभग 160 साल पहले। लुई डागेर फ्रांस के थे, उन्होंने किया। लेकिन आम लोगों ने जो कैमरे का इस्तेमाल उसके लगभग 50-60 साल बाद इस्तेमाल किया। और एक बहुत ज़रूरी जो चीज़ वो की थी अमेरिका के आविष्कारक जिनका नाम था जॉर्ज ईस्टमैन ने। उन्होंने क्या किया, कैमरा में रोल का इस्तेमाल शुरू किया। जैसे कि तुम साइड में देख रहे हो, ऐसे एक लंबा पट्टी जैसा रोल होता था जिस पर पिक्चर्स जो हैं वो अंकित हो जाती थी, और जब उनको स्पीड से चलाते थे तो ऐसा लगता था कि जो मूव कर रही हैं चीज़ें। तो स्टिल के लिए और मूविंग ऑब्जेक्ट हैं, उनको दोनों के लिए कैमरा का इस्तेमाल किया गया। और अब तो तुम्हें पता है कि जो हमारी फ़ोटोग्राफ्स हैं वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, कि हम पहचान पत्र होता है उसके लिए फ़ोटोग्राफ्स क्लिक की जाती हैं, आधार कार्ड के लिए फ़ोटोग्राफ क्लिक की जाती हैं। तो अब तो बहुत ज़्यादा नई नई पद्धतियाँ आ गई। इनफैक्ट तुम्हारे जो फ़ोन्स हैं उनमें भी कैमरा फिट है। यहाँ तक कि तुम जो मैच देखते हो, इतने छोटे कैमरा आ गए हैं कि विकेट के ऊपर भी वो कैमरा लग जाते हैं। और अब इनमें इस तरह से रील या रोल्स नहीं होते हैं, अब तो उनमें क्या होता है कि एक कंप्यूटर की चिप होती है। तो जो भी आप फोटो क्लिक करते हो या वीडियो बनाते हो वो सारा का सारा उस चिप में सेव हो जाता है, और उसको हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैमरास की बात चली है तो बात किसकी आएगी, सिनेमा की, फिल्म्स की बात आती है। तो जो फिल्म जो आजकल आप देखते हो, कलर फिल्म्स हैं या जो बोल रहे हैं गाने हैं, आपको सारी आवाज़ सुनाई दे रही हैं। असल में शुरुआत जब हुई थी तो ऐसा कुछ भी नहीं था। शुरुआत किसने की थी? शुरुआत की थी ल्यूमियर ब्रदर्स ने। और कहाँ पर उन्होंने एक सबसे पहली छोटी सी लघु एक शॉर्ट फिल्म दिखाई थी, फ्रांस के पेरिस में 1895, आपको याद रखना है। और पहले ब्लैक एंड वाइट, सफ़ेद और काली, मतलब कोई कलर नहीं होता था, ऐसी ही फिल्म होती थी। और ये सोचो कि कितनी जल्दी, लगभग 3 साल बाद ही भारत में भी ये टेक्निक आई। और कौन लेकर आया ये टेक्निक? सबसे पहली फिल्म बनाई घुंडीराज गोविंद फाल्के, जिनको हम दादा साहब फाल्के भी कहते हैं। 1913, कितनी पुरानी बात है। 1913 में उन्होंने सबसे पहली फिल्म बनाई राजा हरिश्चंद्र। लेकिन इस फिल्म में आवाज़ नहीं थी, केवल मूवमेंट्स, मतलब तुमको केवल लोग चलते फिरते दिखते थे। लेकिन जल्द ही 1931 में, अब ये कितना आसान है याद रखना, 1913 और 1931, तो सबसे पहली टॉकीज़ यानी कि आवाज़ वाली फिल्म बनाई अर्देशर ईरानी ने। और फिल्म का नाम क्या था ये भी याद रखना है, आलम आरा। राजा हरिश्चंद्र और उसके बाद अर्देशर ईरानी ने बनाई आलम
आलम आरा। और अब तो तुम ये देखो कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा फिल्म बनाने वाली इंडस्ट्री है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। अब बात फिल्मों की, सिनेमा की है, तो तुम कहोगे कि टेलीविज़न भी एक ऐसा संकेत यंत्र है जो कि कम्युनिकेट करता है बहुत सारी बातों को। हम प्रोग्राम्स देखते हैं, हम फिल्म्स देखते हैं, हम न्यूज़ देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो टेलीविज़न है भारत में तो 1959 में आया, लेकिन शुरुआत हुई थी BBC ब्रिटेन में शुरुआत हुई थी। और पहले तो जब हम छोटे हुआ करते थे तो दूरदर्शन आता था और 2 घंटे का, 3 घंटे का, यानी कि लिमिटेड एक अवधि होती थी। लेकिन अब तो तुम देखते हो कि 24 घंटे के चैनल हैं, यानी 24 आवर्स तुम प्रोग्राम्स देखते हो। तो कितनी ज़्यादा क्रांति आ गई है। तो टेलीविज़न से ही एक और जुड़ी हुई चीज़ है, वो है रेडियो। तो रेडियो में भी ये सोचो कि कई तरह से सिग्नलिंग होती है कि मीडियम वेव है या फिर FM फ्रीक्वेंसी मोड है। तो बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में तुम आगे पढ़ोगे। और पहले इसको AIR ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो उसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया। तो आज हम बहुत सारे सुनते हैं, विविध भारती है या फिर बहुत सारे FM है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। यानी अलग अलग फ्रीक्वेंसी का मतलब कि जो सिग्नल है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर हमको प्राप्त हो रहे हैं। तो अभी भी रेडियो पर हम बहुत सारे गाने सुन सकते हैं और बिना किस तरह से, हम केवल ध्वनि को, हम साउंड को ही रिसीव कर सकते हैं। हमने बात करी टेलीफोन की, हमने बात करी मोबाइल फ़ोन्स की, टेलीविज़न की, रेडियो की, यानी कि ये जो सारे यंत्र हैं सिग्नल्स को कम्युनिकेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर संदर्भ आता है डाक सेवा का, पोस्टल सर्विसेज का। तो भारत में जो पहली डाक सेवा नियमित, वैसे तो संदेश पहुँचाए जाते थे, कबूतर के माध्यम से संदेश पहुँचाए जाते थे, लेकिन एक प्रॉपर नियमित डाक सेवा शुरू करी थी अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसमें उन्होंने किसका, धावकों का, यानी कि जो रनर्स, घोड़े पर राइडर्स होते थे जो कि संदेश एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते थे। अब भारत की जो एक स्पेशलिटी है भारतीय डाक सेवा की, क्योंकि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ की राजस्थान में ऊंट इस्तेमाल किए जाते हैं और बहुत बर्फीली जो जगह है, सियाचिन ग्लेशियर है, वहाँ पर कुत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा उड़ीसा जैसा जो हमारा स्टेट है, वहाँ पर अभी तक भी कबूतरों का इस्तेमाल किया जाता है डाक को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने में। आज हमारी डाक सेवा प्रणाली जो है वो काफ़ी विकसित हो चुकी है। आपने अपनी जो पोस्ट होती हैं, जो भी चिट्ठियाँ होती हैं, उन पर आपने टिकट्स भी देखे होंगे, रंग बिरंगे टिकट्स। तो वो भी 150 साल पहले इसकी शुरुआत हो चुकी थी। तो आज आप, बहुत सारे लोग हैं जो कि टिकट इकट्ठा कर रखने का भी शौक़ रखते हैं। तो आप भी अलग अलग तरह के जो टिकट्स हैं उनको इकट्ठा करो और उन टिकट्स को देखो कि उन पर क्या क्या पिक्चर्स बनी हैं। आप ये देखोगे कि बहुत सारी दुनिया की जो कंट्रीज़ हैं उसमें महात्मा गांधी के पिक्चर वाले जो टिकट्स हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं और ये एक एक्चुअली रिकॉर्ड भी बन गया है। तो आप भी इस तरह से कोई भी एक ऐसी हॉबी जो आपकी स्टडी से भी रिलेटेड हो वो करके देखो और अपनी बात हम तक पहुंचाओ। और आई होप कि ये वाला जो लेसन है आपको मैं अच्छे तरीके से समझा पाई होंगी। पिक्चर्स के माध्यम से आपने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी होंगी जो कि आपने पहले नहीं देखी होंगी। तो आप अपने कॉमेंट या फिर जो प्रश्न हैं नीचे कॉमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो और जो भी आपको वर्कशीट दी जा रही हैं उनको उनके उत्तर हल करके अपने टीचर तक पहुंचाओ और जो भी समस्या है अपने टीचर तक पहुंचाओ या हम तक पहुंचाओ और हम कोशिश करेंगे कि उसको सॉल्व करें।